नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें संस्कृत वयुनम चैनल। आज हम एक ऐसे विद्वान की, ऐसे कवि की, ऐसे साहित्यकार की बात करेंगे जिनकी प्रशंसा काफी सारे विद्वानों ने की है और जो कालिदास के बाद संस्कृत जगत में अत्यंत गौरवमयी स्थान को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पंडित राज जगन्नाथ की हम बात करेंगे। इनको जो यह पंडित राज उपाधि है वह किसने और कैसे प्रदान की, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि आपके समक्ष लिखा हुआ है कि पंडित राज जगन्नाथ का जो काल है वह 1590 ईस्वी सन से 1665 ईस्वी सन तक माना जाता है। तो आधुनिक काल के बहुत ही नजदीकी यह कवि है और 16वीं और 17वीं शताब्दी में इनका संस्कृत साहित्य में बड़ा ही महनीय योगदान जो है वह रहा है। वह फिर व्याकरण शास्त्र हो या साहित्य शास्त्र हो या फिर काव्य शास्त्र हो, तो इन सभी जगहों पर पंडित राज जगन्नाथ ने अपनी लेखनी और प्रतिभा का योगदान हमें दिया है। तो चलिए सबसे पहले इनका प्रारंभिक परिचय प्राप्त करते हैं। तो इनके प्रारंभिक परिचय में हम देखें तो पंडित राज जगन्नाथ जी के पिता का नाम जो है वह पेरू भट्ट है और माता का जो नाम है वह लक्ष्मी देवी है। यह पेरू भट्ट जी भी बहुत ही बड़े मूर्धन्य विद्वान थे और उनका निवास जो है वह काशी में ही था। खुद जगन्नाथ जी ने अपने पिता के लिए महागुरु शब्द का प्रयोग किया है, यानी उन्होंने काफी सारी विद्या जो है वह अपने पिताजी के पास से ही प्राप्त की है। और धर्मशास्त्र भी ऐसा ही कहता है कि निषेकादीनि कर्माणि यह करोति यथा विधि संभावयति चान्येन स पिता गुरु रुच्यते। तो गर्भाधान संस्कार से लेकर परवरिश तक और शिक्षा से लेकर जो सारे कार्य का निर्वाह करता है, ऐसे उनके पिता पेरू भट्ट थे जिन्होंने उनको शिक्षा भी दी, दीक्षा भी दी। यदि जगन्नाथ के जीवन का जन्मस्थल की बात करें तो वह गोदावरी जनपद के मुंगुडू या मुंगुज गांव में इनका जन्म हुआ था और यह मूलतः आंध्र प्रदेश के वेंगीनाडी कुल के तेलंग ब्राह्मण थे और यह बहुश्रुत विद्वान, कवि और काव्य शास्त्रकार थे। काव्य शास्त्र में इनकी लेखनी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिनके माध्यम से उन्होंने रस गंगाधर लिखा था और रस गंगाधर यह ग्रंथ काव्य शास्त्र में बड़ा ही मूर्धन्य स्थान को प्राप्त करता है। कवि में इन्होंने भामिनी विलास और काफी सारे स्तोत्र, जिन्हें वह लहरी कहते हैं, ऐसे स्तोत्र लिखे। गंगा लहरी, पीयूष लहरी, सुधा लहरी, अमृत लहरी, तो ऐसे काफी सारे ग्रंथ लिखे। और बहुश्रुत विद्वान इसे इसलिए भी कहते हैं क्योंकि व्याकरण पर इन्होंने कुचमर्दन टीका हो या फिर अप्पय दीक्षित की चित्र मीमांसा का खंडन करके इन्होंने चित्र मीमांसा खंडन नाम का ग्रंथ लिखा था। इसके आगे हम और विशद चर्चा करेंगे। अपने पिता पेरू भट्ट के अलावा भी पंडित राज जगन्नाथ के अन्य भी काफी सारे विद्या गुरु थे, जिसमें उन्होंने शेष वीरेश्वर के पास से व्याकरण की दीक्षा प्राप्त की। वीरेश्वर के पास से विशेष रूप पर इन्होंने व्याकरण महाभाष्य का अध्ययन किया था। वेदांत का अध्ययन जो है इन्होंने ज्ञानेंद्र भिक्षु जी के पास से किया था और न्याय एवं वैशेषिक दर्शन के गुरु जो है वह इनके महेंद्र रहे थे। और कहा भी जाता है संस्कृत साहित्य में काणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम, यानी न्याय वैशेषिक दर्शन हो और व्याकरण दर्शन जो है इनका यदि ठीक से संस्कृत जगत में अध्ययन कर लिया जाए
तो यह दोनों शास्त्र सभी शास्त्रों को पढ़ने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी ने व्याकरण का अध्ययन शेष वीरेश्वर से और न्याय वैशेषिक दर्शन का अध्ययन महेंद्र जी से किया था, और पूर्व मीमांसा का अध्ययन जो है वह उन्होंने खंडदेव के पास से किया था। अब कुछ पंडित राज जगन्नाथ के बारे में यदि जाने तो कुछ उनकी जो जीवन शैली है या रीति है वह कुछ विवादास्पद भी रही है, और काफी सारे विद्वानों के, राजाओं के यह आश्रित रहे हैं। और कहा भी गया है संस्कृत साहित्य में, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी राजा जो है उनकी पूजा, उनका सम्मान जो है वह तो अपने देश में होता है, लेकिन विद्वान जो है वह सभी जगह पूजा जाता है। तो यह सुभाषित जो है वह पंडित राज जगन्नाथ के विषय में सटीक प्रस्तुत होता है। तो जब जगन्नाथ जी का अध्ययन जो है वह संपन्न हुआ, तो अध्ययन काल के पश्चात वह जयपुर नरेश के आश्रित हुए। तो जयपुर में, राजस्थान में उन्होंने निवास किया, वहां उन्होंने गुरुकुल का संचालन किया, और इसी गुरुकुल में वह आचार्य पद पर भी रहे। तो जैसा कि हमने शुरुआत में जाना था कि जो जगन्नाथ जी का काल है 1590 ईस्वी सन से 1600 के आसपास, तो उस समय भारत देश पर, हमारे भारत देश पर दिल्ली में मुगल सल्तनत के शाहजहां जो है वह राज्य करते थे। तो उनके जो एक सेवक है, उनके जो एक अधिकारी है मुकुंद माथुर करके, वह एक बार सहसा जयपुर में आते हैं, और वह पंडित राज जगन्नाथ की लेखनी प्रतिभा को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और वह उनको दिल्ली आने का न्योता देते हैं। और जगन्नाथ जी अपनी लेखनी और प्रतिभा से शाहजहां के मंत्री ऐसे आसफ खान से परिचय प्राप्त करते हैं, और आसफ खान भी जो है वह उनकी प्रतिभा से प्रसन्न होते हैं और शाहजहां से उनका मिलान करवाते हैं, जहांगीर से उनका मिलान करवाते हैं। तो और उसी वक्त वह दिल्ली में स्थायी भी होते हैं। तो आसफ खान के साथ परिचय के बाद वह दिल्ली दरबार में भी अपनी प्रतिभा का, अपनी लेखनी का परिचय देते हैं। इसी बीच वह राजा जगत सिंह के साथ भी परिचय प्राप्त करते, संबंध प्रस्थापित करते हैं। राजा जगत सिंह भी पंडित राज जगन्नाथ की लेखनी से परिचय प्राप्त करते हैं, और वह प्रसन्न होकर पंडित राज जगन्नाथ से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसके बाद शाहजहां जो है, जहांगीर के मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत पर शाहजहां का प्रस्थापन होता है, और शाहजहां भी पंडित राज जगन्नाथ की लेखनी से प्रसन्न होते हैं, और उनकी प्रसन्नता से ही शाहजहां के द्वारा जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी जाती है। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बन सकता है कि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने प्रदान की? तो आपका उत्तर हो सकता है शाहजहां। जब पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के दरबार में थे, तब उनका लवंगी के साथ प्रेम संबंध भी स्थापित होता है। ऐसा कहा जाता है लवंगी के बारे में कि लवंगी जो है वह शाहजहां की ही पुत्री थी, और कोई कहता है कि लवंगी जो है वह नर्तकी थी। अब इस कथा में कितना तथ्य है वह तो हम बता नहीं सकते, लेकिन यह किंवदंती या कथा बहुत ही प्रचलित है, तो इस वजह से यहाँ पर प्रस्थापित किया गया है। और शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह के साथ भी अत्यंत आत्मीय संबंध जो है वह रहे, और दारा शिकोह का भी जो संस्कृत के प्रति झुकाव हुआ, उसमें भी पंडित राज जगन्नाथ जी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह बताई जाती है। इसी वजह से दारा शिकोह ने उपनिषद आदि अनेक ग्रंथों का, वेदांत के अनेक ग्रंथों का उन्होंने अपनी भाषा में अनुवाद किया, और हमारा जो वेदांत ज्ञान है वह मध्य एशिया की ओर ले गए। और अपने उत्तर काल में उन्होंने असम के राजा
प्राण नारायण के साथ मित्रता स्थापित की, यानी उन्होंने असम में भी निवास किया। तो इस प्रकार जयपुर नरेश के आश्रय से लेकर असम के राजा प्राण नारायण तक अनेक राजाओं के राज्य में उनको आश्रय प्राप्त हुआ, उनकी विद्वत्ता का सम्मान हुआ और इस बीच उनकी जीवनी में काफी सारी परेशानियों का भी, मुश्किलों का भी उन्हें सामना करना पड़ा और अंत में उन्होंने मथुरा और काशी में निवास किया और काशी में ही पंडित राज जगन्नाथ जी ने अपना देहोत्सर्ग किया। तो कुछ किंवदंतियां है और कुछ ग्रंथ है, उनके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आपने यह सारा परिचय प्राप्त किया, उसमें भी उन्होंने अपनी मित्रता और अपनी लेखनी की प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए राजा जगत सिंह के लिए उन्होंने कृति लिखी जगदाभरण। आसफ खान के साथ भी उनकी अच्छी मैत्री थी, इस वजह से उन्होंने आसफ खान पर आसफ विलास नाम का ग्रंथ लिखा, काव्य लिखा और असम के राजा प्राण नारायण के विषय में उन्होंने प्राणाभरणम नाम का ग्रंथ लिखा और लवंगी के प्रेम में, प्रणय में उन्होंने भामिनी विलास नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें प्रास्ताविक विलास, श्रृंगार विलास, करुण विलास और शांत विलास ऐसे 4 विलासों की प्रस्तावना की। और आगे हम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, लेकिन लवंगी के बारे में जो किंवदंती विद्वानों के बीच या फिर संस्कृत जगत में प्रसिद्ध है, उनके बारे में हम आगे जानते हैं। तो एक बार की बात है, जब शाहजहां के दरबार में पंडित राज जगन्नाथ उपस्थित थे, उसी वक्त लवंगी जो है वह अपना नृत्य प्रदर्शित कर रही है या फिर वह अपने सिर पर घड़ा लेकर आ रही है। तो उनके सौंदर्य से अभिभूत होकर सहसा जगन्नाथ जी ने एक सद्य श्लोक की प्रस्तुति की और कहा, इयं सुस्तनी मस्त कन्यस्त कुंभा कुसुम्भारुणं चारुचैलं वसान समस्तस्य लोकस्य चेतः प्रवृत्तिं गृहीत्वा घटे न्यस्य याति व भाति। कि मस्तक पर घड़े को लेकर जाती हुई यह लवंगी कुसुम रंग के वर्णों से, वस्त्र से सुशोभित है और यह कन्या संसार के समस्त चित्त को हरण करके मानो अपने घड़े में ले जाती हुई शोभायमान हो रही है। तो ऐसी सद्य कविता से शाहजहां भी अत्यंत प्रसन्न हुए और पंडित राज जगन्नाथ जी से कहा, है पंडित राज, आपको क्या चाहिए? मैं आपकी कविता से, आपकी प्रतिभा से अहर्निश प्रसन्न रहता हूं, तो आप मांगे कि आपको क्या चाहिए। तब फिर से पंडित राज जगन्नाथ प्रत्युत्तर में कहते हैं एक श्लोक के द्वारा, न याचे गजालिम न वावाजी राजिम न वित्तेषु चित्तम मदीयम कदाचित इयं सुस्तनी मस्त कन्यस्त कुंभा लवंगी कुरंगी मदंगी करोतु। हे राजा, हे शाहजहां, आपने मुझे सब कुछ दिया है, इसलिए मुझे न तो गजों की कामना है, न घोड़ों की कामना है, न मेरा चित्त जो है वह वित्त में रमण करता है। और विद्वान जो है वह सम्मान का ही सहभागी होता है, उसका वित्त में इतनी लालसा होती नहीं है। उनका तो जहां सम्मान होता है वहीं ठहरता है। लेकिन आगे कहते हैं पंडित राज जगन्नाथ, इयम सुस्तनी मस्त कन्यस्त कुंभा, यह सिर पर घड़ा धारण करने वाली शोभन सुंदर स्तनों वाली यह जो लवंगी है, यह मदंगी करो थी, यानी इनके साथ मेरा विवाह जो है वह प्रस्थापित किया जाए, इनका और हमारा विवाह हो। और शाहजहां भी लवंगी के विवाह के लिए प्रसन्न हो जाते हैं और लवंगी और शाहजहां का विवाह जो है वह संपन्न होता है। तो उस काल में भी काफी सारी रूढ़िचुस्त समाज था। तो जब संस्कृत के विद्वत समाज में इन बातों का पता चला कि जब जगन्नाथ ने विधर्मी स्त्री के साथ विवाह किया है, तो काशी के विद्वानों ने पंडित राज जगन्नाथ का बहिष्कार किया। उस बहिष्कार में पंडित राज जगन्नाथ को काशी में आने के लिए मना किया, जिसमें भट्टोजी दीक्षित हो, अप्पई दीक्षित हो इत्यादि अनेक विद्वान जो थे
उस समय के बहुश्रुत और बहुमूर्धन्य विद्वान, उन्होंने पंडित राज जगन्नाथ का विरोध किया कि आप ऐसी शादी जो है, ऐसा विवाह जो है, वह विधर्मी स्त्री के साथ नहीं कर सकते। लेकिन पंडित राज जगन्नाथ ने उन विरोधों की परवाह न करते हुए अपनी लेखनी चलाई और अपनी लेखनी से उन सभी को पराजित किया। तो जो भट्टोजी दीक्षित उनका विरोध करते थे, तो भट्टोजी दीक्षित की प्रौढ़ मनोरमा पर, एक व्याकरण शास्त्रीय ग्रंथ है प्रौढ़ मनोरमा पर, उन पर स्वोपग्न टीका थी बाल मनोरमा। तो उस बाल मनोरमा टीका में काफी सारे दोष दिखाकर उन्होंने कुचमर्दन टीका लिखी। इसके नामकरण के पीछे भी, कुचमर्दन टीका के नामकरण के विषय में भी बहुत ही हास्यास्पद कथा है कि जिस प्रकार से बाल मनोरमा कन्या थी, 18 वर्षीय या 20 वर्षीय 20 साल की कन्या हो, तो उनका नाम रखा था बाल मनोरमा। तो ये तो एक ग्रंथ का नाम है, टीका का, लेकिन उनका खंडन किया तो कुछ यानी स्तन और स्तनों का मर्दन करने वाली, यानी बाल मनोरमा में जो सिद्धांत प्रस्थापित किए हुए हैं वह सटीक नहीं है, उसमें काफी सारी कमियां हैं, और उसी कमियों को कुचमर्दन टीका के माध्यम से और अपनी प्रतिभा के माध्यम से जगन्नाथ ने प्रदर्शित किया। उसी प्रकार से चित्र मीमांसा नाम का ग्रंथ जो है वह अप्पई दीक्षित जी का था, और अप्पई दीक्षित जी ने चित्र मीमांसा ग्रंथ में साहित्य शास्त्र के काफी सारे विषयों का समालोचन किया था। तो उनमें भी काफी सारी त्रुटियां को देखकर कविराज पंडित राज जगन्नाथ ने चित्र मीमांसा खंडन नाम का ग्रंथ प्रस्थापित किया, और वह भी विद्वानों में के बीच यह दोनों ग्रंथ, कुचमर्दन टीका हो या फिर चित्र मीमांसा खंडन हो, यह आदरणीय हुए। जब विद्वानों ने देखा कि इस प्रकार से तो यह प्रतिभा संपन्न पंडित राज जगन्नाथ को हम पराजित नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करें। काशी निवास उनका ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता, क्योंकि विद्वान है और सभी जगह वह सम्माननीय भी है, तो क्या किया जाए। तब विद्वान लोगों ने मिलकर पंडित राज जगन्नाथ को किया कि आपको हम काशी में लवंगी के साथ रहने की अनुमति तो दे सकते हैं, लेकिन क्या आप माँ गंगा को प्रसन्न कर सकते हैं? क्या माँ गंगा आपको अनुमति दे सकती है कि आप काशी में निवास करें? यदि आप में इतनी ही प्रतिभा है, आप में इतना ही उन्नति है, आप में इतनी ही आध्यात्मिक उन्नति भी है, तो माँ गंगा यहाँ से दूर 52 सीढ़ियों के नीचे बह रही है, क्या आप इस गंगा को 52 सीढ़ियों के ऊपर ला सकते हैं? क्या गंगा माँ आपके पैरों को तक आ सकती है और आपके पैरों को पखार सकती है? तब जगन्नाथ जी सिर्फ लेखनी और अपने प्रतिभा के ही नहीं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के भी साक्षात करता थे। उन्होंने अपनी स्तुति प्रारंभ की और 1 2 3 4 5 ऐसे श्लोकों का सद्य रचना करते गए, और ऐसे ही 52 श्लोकों की रचना की। और जैसे जैसे वह एक एक श्लोक गाने लगे, माँ गंगा की स्तुति करने लगे, समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि सन, इस प्रकार से उन्होंने स्तुति प्रारंभ की, तो माँ गंगा भी उनकी इस स्तुति से प्रसन्न होकर एक एक सोपान ऊपर आती गई, और 52 श्लोकों तक आते आते माँ गंगा जो है वह पंडित राज जगन्नाथ के पैरों को पखारने लगी। और यह देखकर काशी के विद्वान भी जो है वह मान गए कि पंडित राज जगन्नाथ सिर्फ लेखक और प्रतिभा संपन्न विद्वान ही नहीं, लेकिन बहुत बड़े भक्त भी है। तो इस प्रकार से उन्होंने माँ गंगा को भी प्रसन्न किया, और इसी 52 श्लोकों का संग्रह और अंतिम में पुष्पिका रूप एक श्लोक यानी 53 श्लोक मिलाकर उन्होंने गंगा लहरी की रचना की। तो यह सारी कथाएं, किंवदंतियां जो है वह हमें पंडित राज जगन्नाथ के विषय में
प्राप्त होती है। तो जैसे विभिन्न कृतियों की भी हमने चर्चा की है, फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं, जिसमें जगदाभरण जो कृति है वह राजा जगत सिंह के सम्मान में उन्होंने विरचित की हुई है। आसफ विलास जो है वह आसफ खान को समर्पित करते हुए जगन्नाथ ने लिखा है, और प्राणाभरणम जो कृति है वह असम के राजा प्राण नारायण के लिए लिखी है। इसके अलावा काफी सारे स्तोत्र जिन्हें वह जगन्नाथ जी लहरी कहते हैं, जिसमें अमृत लहरी है। जब वह दिल्ली में निवास करते थे तो दिल्ली में यमुना बहती है, तो माता यमुना की स्तुति करते हुए उन्होंने अमृत लहरी लिखी। गंगा लहरी की जो कथा है या किंवदंती है वह तो मैंने अभी आपको बताई। इसके अलावा करुणा लहरी जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की है, लक्ष्मी लहरी जो है उसमें लक्ष्मी की स्तुति की है, और सुधा लहरी में भी विभिन्न देवताओं की स्तुति जो है वह पंडित राज जगन्नाथ ने की है। तो इस प्रकार से 5 लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, गंगा लहरी और अमृत लहरी की भी उन्होंने रचना की है। इसके अलावा भामिनी विलास जो है वह लवंगी को या अपनी भामिनी को, अपनी पत्नी को समर्पित करते हुए लिखी है, जिसमें 4 विलास है, प्रास्ताविक विलास, श्रृंगार विलास, करुण विलास और शांत विलास। इसके अलावा खंडन मंडन में कुछ मर्दन टीका और चित्रमीमांसा खंडन के बारे में भी आपको बताया गया, और जिससे जगन्नाथ को आज पर्यंत सम्मान मिल रहा है ऐसा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ यानी रसगंगाधर, जिसमें उन्होंने साहित्यिक सिद्धांतों का निचोड़ दिया। जिस प्रकार मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा, जिस प्रकार विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा, उसी प्रकार रसगंगाधर जो है वह जगन्नाथ ने लिखा और कहा रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम। काव्य वही है जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करे, ऐसा सिद्धांत जो है वह जगन्नाथ ने अपने रसगंगाधर में दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से आज हमने सविस्तर पंडित राज जगन्नाथ का परिचय प्राप्त किया। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्तु, धन्यवाद।